ट्रेडर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल महादेव स्टॉक ट्रेडर में। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसआईपी के बारे में। इन्वेस्टमेंट करना किसे पसंद नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसे इन्वेस्टमेंट पसंद ना हो, बट कुछ लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ लोग मजबूरी में हैं, ऐसा वो मानते हैं। बट उस मजबूरी को कैसे दूर किया जा सकता है एक कैलकुलेटेड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में, आज हम उसको समझेंगे। आज हम बात करेंगे लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक की सारी कैटेगरीज को कवर करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। और आज से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड्स को हम ऑप्ट करें, कौन से चुने जो हमारे भविष्य के लिए सही हो, कितना परसेंट रिटर्न होना चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कौन सा सेक्टर होना चाहिए, कौन सा जोन होना चाहिए, वो सब हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है जो लोअर क्लास से आते हैं, वो सोचते हैं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड जैसी चीज हमारे लिए नहीं बनी है। बट आप गलत सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहले एग्जाम्पल लेंगे, फिर प्रैक्टिकलिटी में आएंगे, उसके बाद में हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। सपोज कोई बंदा 1 लाख रुपया सैलरी कमाता है महीने का, तो वो 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो जो लोअर क्लास वाला है, जो 10,000 वाला है, वो सोचता है कि मैं कैसे करूं, मेरी तो सैलरी कुछ नहीं है। तो वो क्या उसे एसआईपी नहीं करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। उसको डेफिनेटली एसआईपी करनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपए सैलरी वाला 20,000 रुपए की एसआईपी कर सकता है, तो 10,000 रुपए सैलरी वाला एटलीस्ट 1,000 रुपए की एसआईपी तो कर ही सकता है। आई नो आपको ये बात प्रैक्टिकल शायद नहीं लग रही होगी, बट मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूंगा। 1 लाख रुपए जो इनकम वाला है, वो बंदा अपना 20,000 रुपए यानी कि अपना 20% इन्वेस्ट कर रहा है एसआईपी के अंदर। वो 15% भी हो सकता है और वो 10% भी हो सकता है। अगर वो 10% हुआ तो वो हो जाएगा 10%, यानी कि 10,000। ओके। एंड सिमिलरली अगर 10,000 कमाने वाला 1,000 रुपए की एसआईपी भी करता है, और अगर 1,000 रुपए भी नहीं है तो 500 रुपए की एसआईपी भी करता है, तो वो एक अच्छा रिटर्न एक डिसेंट ईयर्स में कमा सकता है विद डिसेंट परसेंटेज। आज हम प्रैक्टिकल वे में आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ 1,000 या 500 रुपया एसआईपी करके हम एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। उससे पहले एक हम बात करना चाहेंगे कि आज की तारीख में हमने ये सुना है कि जो क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं मैं आपको क्लियर करता हूं। पहला जो हमने बना रखा है वो है लोअर क्लास। ओके। उसके बाद में मिडिल क्लास, उसके बाद में अपर क्लास। बट ऐसा वक्त के साथ बदल गया है। अब लोअर क्लास के अंदर भी 3 क्लासेस हैं, मिडिल क्लास के अंदर भी 3 क्लास हैं एंड अपर क्लास के अंदर भी 3 क्लास हैं। लोअर के अंदर लोअर लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है एंड लोअर अपर क्लास है। सिमिलरली ये तीनों मिडिल क्लास के अंदर भी सेम चीज है। मिडिल क्लास में मिडिल लोअर क्लास है, मिडिल क्लास में मिडिल मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में मिडिल अपर क्लास है। सिमिलरली अपर क्लास के लिए भी, अपर क्लास में भी कुछ लोअर क्लास के लोग होते हैं, अपर क्लास में भी कुछ मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और अपर क्लास में भी कुछ अपर क्लास के लोग होते हैं। अब ये इसमें मैं ओनली जो सैलरीड पर्सन है सिर्फ उनको काउंट कर रहा हूं, जो बिजनेस वाले हैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो इनकम का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो चलिए इसको हम एक सैलरी के रेशियो में डिवाइड करके चलेंगे कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास की सैलरी का क्या ग्रेड हो सकता है। और ये सिर्फ नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए होगा।
ओके, ये नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए होगा। अब मेट्रोपॉलिटन की सिटीज के लिए सैलरी अलग हो सकती है। ज्यादातर लोग हमारे व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी से हों, तो इसलिए उनके लिए मैंने ये प्लान किया है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें। तो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जो लोअर क्लास का बंदा है, लोअर क्लास में, वो करीब करीब 10,000 से लेके 12,000 तक या 15,000 तक कमाता है। और लोअर मिडिल क्लास का इंसान 15 से लेके 20,000 तक सैलरी कमाता है महीने की। एंड लोअर अपर क्लास में 20,000 से लेके 22 या 25,000 तक सैलरी उसकी मंथली होती है। सिमिलरली अब मिडिल क्लास के लोअर क्लास में चलेंगे, यहाँ पे सैलरी ग्रेड 25,000 से लेके 30,000 तक चला जाता है। और मिडिल क्लास वालों का 30,000 से लेके 35,000 तक चला जाता है। एंड मिडिल अपर क्लास का 35,000 से लेके 40,000 या 45,000 सैलरी तक चला जाता है। एंड नाउ अपर लोअर क्लास, इसके अंदर सैलरी ग्रेड थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे 50,000 से लेके 70,000 रुपए तक सैलरी जाती है। और अपर मिडिल क्लास में 80,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक सैलरी चली जाती है। और अपर क्लास में 1,20,000 से लेके 1,50,000 रुपए या 2,00,000 रुपए तक सैलरी चली जाती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा मैं सिर्फ नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए ही बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज की सैलरी बिल्कुल अलग होती है, वहां का स्ट्रक्चर अलग होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कौन कौन से सिटीज आते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, गुड़गांव, गुरुग्राम भी कहते हैं, एक्सेट्रा। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक लोअर क्लास की सैलरी का रेट अलग होता है, मिडिल क्लास का अलग होता है एंड अपर क्लास का अलग होता है। अपर क्लास की सैलरी जहां मैंने 1,50,000 बताई है, वो 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000 एंड सो ऑन जा सकती है। तो हम अभी एक डिसेंट, एक मॉडरेट एग्जांपल लेंगे, कोई हाई फाई का एग्जांपल नहीं लेंगे, क्योंकि सभी लोगों को कवर करना है हमने इस वीडियो के अंदर। क्योंकि ज्यादातर लोग जो लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से, अपर क्लास से आते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत है, उनको नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अपर क्लास का बंदा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, अपर क्लास का बंदा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना जानता है, उसके सोर्सेस, रिसोर्सेस और उसके नेटवर्क अच्छे होते हैं, तो वो उसको इतना प्रॉब्लम शायद नहीं फेस करना पड़ता हो। बट जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, उन सभी को ये रिक्वायरमेंट जरूरी है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो सिनेरियो बहुत गलत है। इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इनकम रेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। इनकम का जो रेट है नहीं बढ़ रहा है। सैलरी का परसेंटेज आज भी 10%, 15%, 20% ये इंक्रीमेंट हैं। और कुछ कुछ जगह देखें तो वो 25%, बट इसके बियॉन्ड शायद ही कोई रेयर केस होगा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में काउंट होगा। बट कंपनी के सारे बंदे तो 50% इंक्रीमेंट नहीं ले सकते। सिर्फ 1 या 2 या 5 जो भी की एम्प्लॉयज होंगे कंपनी के, वो ही गेन करेंगे इस परसेंटेज को। तो बाकियों का क्या होगा? तो हम आज इसी संशय को, इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। प्लीज गौर कीजिएगा और आराम से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो लोग थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं वो ये जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर 3 तरह के फंड्स होते हैं। पहला होता है स्मॉल कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड और तीसरा कैटेगरी होती है लार्ज कैप फंड। बट दिस इज नॉट इनफ। सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर परसेंटेज कितना हमने रखना चाहिए कि हम एक डिसेंट परसेंटेज और सेफ परसेंटेज हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, मिड कैप के अंदर आपको अपने टोटल फंड्स का 25% रखना चाहिए। सिमिलरली मिड कैप के अंदर भी 25% रखना चाहिए एंड लार्ज कैप के अंदर भी इसके अंदर 50%। मतलब ये कि अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 25 रुपया इसमें रखिए स्मॉल कैप में, 25 रुपया मिड कैप में एंड लार्ज कैप में 50 रुपया। क्योंकि लार्ज कैप लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें ये वेरी हाई रिस्क होता है, इसमें मीडियम रिस्क होता है और इसमें बहुत लो रिस्क होता है।
तो रिस्क के फैक्टर के हिसाब से भी हम ये परसेंटेज इसलिए डिसाइड कर रहे हैं कि ये एक सेफ्टी बनी रहे। जनरली हम ये चाहते हैं और होना भी चाहिए, वो आपको सजेस्ट भी करूंगा मैं, कि 15% से लेके 20% तक एटलीस्ट हमें रिटर्न मिलना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो 20% से बढ़ के 25-30 भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने फंड्स का जो मेंटेनेंस है वो बहुत सही से किया हुआ है। मेंटेनेंस इन द सेंस कि जो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग फंड्स, आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। उसके बदले में जो फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या नए फंड्स आए हैं, जैसे कि अभी इस समय करंट में मैन्युफैक्चरिंग फंड है, ओके, तो इस तरह के फंड हो गए जो हम ऑप्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप ही नहीं है, इसके अंदर और कैटेगरीज हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर मीन्स लाइक वो बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, इंफ्रा हो गया एंड सो ऑन। तो कौन से फंड्स हम बैंकिंग के स्मॉल कैप में रखें, मिड कैप में रखें, लार्ज कैप वाले लें, सिमिलरली आईटी, फाइनेंस, एफएमसीजी एंड इंफ्रा एंड सो ऑन। कौन कौन से फंड इन कैटेगरी में से, इन तीनों कैटेगरी के चूज करें, वो सब हम बात करने वाले हैं। इसमें भी आगे बताता हूं मैं आपको। इन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के अलावा भी कुछ और टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, एग्रेसिव फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एंड फोकस फंड्स एंड सो ऑन। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये सब कैटेगरी भी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। बट इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो हमें करनी चाहिए, वो होते हैं इंडेक्स फंड्स। वो होते हैं इंडेक्स फंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड्स यानी कि बैंक निफ्टी, निफ्टी फंड्स। वो निफ्टी 50 भी हो सकते हैं, निफ्टी 500 भी हो सकते हैं। तो हमें अपना कुछ परसेंटेज इंडेक्स फंड्स के अंदर भी रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो परसेंटेज है वो 25 है, 50, 25 है, 50 है। बट इसके अलावा भी ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो इसी के अंदर आ जाएगी। बट जो इंडेक्स फंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमें इनमें से कुछ परसेंटेज कम करके इसके अंदर डालना चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप सभी को पता है, आप सभी के लाइफ में होती है। वो क्या होता है? वो होता है रिटायरमेंट। जी हाँ, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं। हमें रिटायरमेंट फंड्स भी रखने चाहिए। ओके, हमें रिटायरमेंट फंड्स भी रखने चाहिए अपने बुढ़ापे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने स्पाउस के लिए। रिटायरमेंट फंड्स होने आपके पास कंपलसरी हैं। मैं इसको 100% रिकमेंड करता हूं। 100% मतलब 100%। आपके पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट फंड्स होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इन सब की कोई, इसका कोई एग्जिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो आपके लाइफ के रहते हुए हैं। बट जब आप एक एज के बाद में आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं रहेगा, उस समय आपको यही फंड्स सेव करने वाले हैं, आपके फ्यूचर को, आपके बुढ़ापे को, और आपको, आपके स्पाउस को, आपके वाइफ को सेव करने वाले हैं। आपको सेफगार्ड यहीं से मिलने वाला है। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, और कित परसेंटेज पर करें, कितना परसेंटेज होना चाहिए। मेन परसेंटेज तो मैंने आपको बता ही दिया है। बट अब जो आपको स्पेसिफिक चीज बताने वाला हूं वो इसी के अंदर इर्द गिर्द घूमेगी। बट वो इतना स्पेसिफिक होगा कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा।
मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, बल्कि आज आपको टॉप 3 फंड्स बताऊंगा जो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताऊंगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो तीनों म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। और साथ ही मैं आपके लिए रिटायरमेंट फंड्स भी कवर कर दूंगा इन 3 फंड्स के अलावा, क्योंकि ये 3 फंड्स तो वो होंगे जो आपके लाइफ जर्नी में काम आएंगे। बट मैं समझता हूं कि आपके फ्यूचर में, आपके रिटायरमेंट पर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके पास हो कि आप उससे सेफ गार्ड रहें। चलिए ये सब हटा देता हूं, मैं आपसे बात करता हूं। तो जो टॉप 3 फंड्स हैं उसको मैं सबसे पहले नंबर पर रखूंगा HDFC का डिफेंस फंड। HDFC का डिफेंस फंड फर्स्ट नंबर पे रहेगा। सेकंड नंबर पे रहने वाला है HDFC का मोमेंटम फंड। मोमेंटम फंड के अंदर सेकंड नंबर पे ही टाटा का भी मोमेंटम फंड रहेगा। ये आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, HDFC का या टाटा का, वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। दोनों ही बेटर परसेंटेज दे रहे हैं, अभी मैं आपको लाइव स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जिसका परसेंटेज अच्छा होगा आप अपने आप से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम थर्ड वन फंड के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड वन जो फंड रहेगा वो टाटा का मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूं कि HDFC फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स, वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव रिटर्न्स। और मैंने ये मोमेंटम फंड अभी लॉन्च हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग फंड्स अभी लॉन्च हुए हैं। मैं इसको स्टार्टिंग के दिन से ट्रैक कर रहा हूं। इसमें परसेंटेज ऊपर की साइड अच्छा निकल के आ रहा है अभी तक की स्थिति में, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसके जो रिपोर्ट्स हमने देखे हैं वो बहुत अच्छे पाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और मोमेंटम के मुकाबले में मोमेंटम फंड्स ज्यादा बेटर मानता हूं। बट ये 3 टॉप इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इनका ही सिनेरियो रहेगा अभी 3-4 साल के अंदर। मतलब ये कि इन आगे 3-4 साल के अंदर हमें ये तीनों फंड्स बहुत अच्छा, और उसके बाद में अगर ये लो जाते हैं, मींस उतना अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं, तो इसको हम स्विच कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जो फंड्स परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें हमें चेंज कर देना चाहिए। बट चेंज क्या 1 महीने की परफॉर्मेंस देख के करना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। एटलीस्ट 3 महीने का हमें देखना चाहिए कि वो 3 महीने अगर वो फ्लैट जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें उसको कट कर देना चाहिए, स्विच कर देना चाहिए और उसकी जगह दूसरा फंड ऐड करना चाहिए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, आप वहां पर अपना जो फंड का नाम है, प्रॉपर नाम है, उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम रिटायरमेंट फंड्स के बारे में बात करेंगे और एक दो फंड्स आपको एज ए बोनस मैं आपको बता दूंगा कि आपको उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी आपको परसेंटेज SIP के अंदर मिल जाएगी और आप मुझे थैंक यू भी बोल सकते हैं। आज नहीं, जब आपको अच्छे परसेंटेज मिले तब वीडियो के कमेंट बॉक्स में, किसी भी कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। ट्रेडर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है डिफेंस फंड और ये कब शुरू हुआ था? ये देखिए, ये लॉन्च हुआ है 19 मई 2023 को और इसका पहले साल का रिटर्न देखिए 98%। आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये। ओके, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और एक बार इसका हम आगे भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर ही है इसलिए सेकेंड ईयर में 0 दिखाई दे रहा है, थर्ड ईयर एंड सो ऑन सब ये 0 दिखाई देगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको ये लॉन्च ही अभी हुआ है। लॉन्च ही अभी हुआ है, पहले साल में इसने इतना रिटर्न दिया है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अगर आप आज की तारीख में भी इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको बहुत डिसेंट रिटर्न देखने को मिल सकती है। सपोज फर्स्ट ईयर में इसने 98% का रिटर्न दिया है, सेकेंड ईयर में मैं ये मान के चल रहा हूँ एटलीस्ट ये 70% का रिटर्न देगा, एंड थर्ड ईयर में ये कम से कम 60% का रिटर्न देगा, ये मान के चल रहा हूँ। तो ये वाला तो साल चला गया है, बट अभी ये 2 साल बाकी हैं, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर।
तो अगर आपको 70% रिटर्न, 60% रिटर्न अगर मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। सो इट इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पोर्टफोलियो के लिए। आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना चाहिए। ये आप रिकमेंडेशन समझ लीजिए या एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, बट टॉप ऑफ इट आप सिर्फ मेरी एडवाइस पर ये फंड नहीं बाई करेंगे, नहीं इसमें एसआईपी करेंगे। मैं कोई सेबी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मेरे पे लाइसेंस है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लें, उससे कैलकुलेशन करवाएं और अपनी सेल्फ की भी कैलकुलेशन करें। उसके बाद ही आप इस एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ एचडीएफसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जो फंड बताने जा रहा हूं सभी के लिए ये वाली एडवाइस एप्लीकेबल होगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना कोई भी एसआईपी हमारे इस वीडियो को देखकर नहीं करेंगे। उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसा कि मैं डिस्क्लेमर में देता हूं, आपने उसको गौर कीजिएगा। मैं क्लियर लिखता हूं कि हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, मार्केट के अंदर रहते हैं, अपना समय देते हैं, वो इस एजुकेशन के थ्रू कुछ गेन कर सकें, कुछ अर्न कर सकें और शायद इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकें। मैं यहाँ पर एक स्क्रीन और खोल देता हूं। अब हम यहाँ पर एचडीएफसी का मोमेंटम फंड को निकालेंगे और साथ ही पैरेलली हम इसमें टाटा का मोमेंटम फंड भी निकालेंगे। ट्रेडर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी का मोमेंटम फंड है वो लॉन्च हुआ है अभी फरवरी 24 में। और अभी आप गौर कीजिएगा कि ये 10 रुपए की एनएवी पर आया था, 10 रुपए की एनएवी पे था। और आज एनएवी कितना है, आज आप एनएवी देख लीजिए। आज एनएवी 12.27% है, 12.27% है। तो करीब करीब इसने 22% का रिटर्न दे दिया है। कितना? 22% का रिटर्न दे दिया है फरवरी से लेके अभी तक। तो फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 6 महीने हुए हैं, 6 मंथ्स हुए हैं और इसने 22% का रिटर्न दिया है। अभी 6 महीने बाकी हैं इसको 1 साल होने में। चलिए अब चलते हैं टाटा के मिड कैप मोमेंटम फंड में। इसने कितना परसेंटेज दिया है ये हटा देता हूं मैं। आप देखिए, ये जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 2022 में अक्टूबर में, और अभी इसको 2 साल होने वाले हैं। बट यहाँ पर अभी 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं कि 61.92% का रिटर्न आ रहा है। और सेकेंड ईयर में चेक करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सेकेंड ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी इसने 61.91 का CAGR दिखा रहा है। ये जो CAGR आपको दिखा रहा है ये टोटल नहीं है, मतलब कि जहां से ये चला था और जहां पर है यहाँ पे 61% नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पे 10 रुपए 22 पैसे का ये रिटर्न था। मैं नोट कर देता हूं, 10 रुपए राउंड में ले लेते हैं। ओके, एंड अभी करंट में कितना है ये? अभी करंट में है ये 19 रुपया 38 पैसा। इसको भी हम राउंड में ले लेते हैं, 19 रुपया 38 पैसा। तो इसने कितना रिटर्न दे दिया? 9 रुपीज का रिटर्न दिया है, जो कि 10 रुपए के रिटर्न के मुकाबले ऑलमोस्ट 90% है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न है। दूसरा साल है, 90% दे रहा है। दूसरा साल कंप्लीट होने में अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने के अंदर इसने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो 90 का 92, 95 तक जा सकता है। तो ये बात रही आपका, मैंने एचडीएफसी का फंड कवर कर दिया, मैंने मोमेंटम फंड कवर कर दिया। आप एचडीएफसी या टाटा में से कोई भी फंड मोमेंटम का ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपने अमाउंट डिसाइड करी हो। लेट से आपने 2000 रुपए डिसाइड करे मोमेंटम फंड के लिए, तो 1000 रुपए एचडीएफसी और 1000 रुपए टाटा को आप दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फंड की। तो एक और टैब बना लेते हैं इसमें, ये हटा देता हूं। अब हम यहाँ पर टाटा का मैन्युफैक्चरिंग फंड,
ये फंड मैंने बताया जैसा कि इस फंड में अभी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है 8 अप्रैल को, ये देख सकते हैं। और इसने कितना गेन किया है एक बार चेक कर लेते हैं। 10 रुपए से ये स्टार्ट हुआ था एंड करंटली ये चल रहा है 11 रुपए 50 पैसे पे, 11.55, यानी कि 10 रुपए पे था और 11 रुपए 50 पैसे पर ये है। तो ऑलमोस्ट इसने 15% का रिटर्न अभी दिया है, क्योंकि 4 महीने हुए हैं, 4 मंथ्स हुए हैं और 15% का रिटर्न है। आई थिंक ये एक डिसेंट रिटर्न है किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैन्युफैक्चरिंग फंड है, बहुत अच्छा फंड है। जैसा कि मैंने बताया, डिफेंस फंड, मोमेंटम फंड एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड, इन तीनों फंड्स में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोनस के बारे में बताया था कि बोनस के तौर पे क्या रहने वाला है, बोनस के तौर पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई लमसम में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई 20,000, 25,000, 50,000 तक इन्वेस्ट करना चाहता है, तो SBI का कॉन्ट्रा फंड आप प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। एक नया टैब खोलेंगे, ये हटा देता हूं। SBI का कॉन्ट्रा फंड आप देखिए, फर्स्ट ईयर में इसने 47% का CAGR है, सेकेंड ईयर में 36%, थर्ड ईयर में 32, फोर्थ ईयर में 39 एंड फिफ्थ ईयर में 34। आप सोचिए कि 34% का रिटर्न कितना डिसेंट रिटर्न है। वॉरेन बफे भी कहते हैं जिनका CAGR 20% है, 30% है, वो नेक्स्ट बिलियनियर हैं। गौर कीजिएगा, CAGR बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंड के लिए। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो फंड मैनेजर होता है, लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूं इस फंड के मैनेजर कौन है। ये देखिए, मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन हम नाम है। ये तो आप सोच रहे होंगे इन्हीं का जानबूझ के ले लिया, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बार HDFC के भी डिफेंस फंड दिखा देता हूं। ये देखिए, मिस्टर अभिषेक पोटकर कितना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। इसी तरीके से आपको भी ये ट्रैक करना है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा स्मार्टली हमने परफॉर्म करना है। सिर्फ एज ए लेमैन काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है। तो हम अच्छे इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे, अच्छे फंड्स चूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, AUM जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें तो AUM इतना है, बट मोमेंटम फंड में कितना है? कुल 757 करोड़, इसमें कुल 505 करोड़, टाटा में कुल 112 करोड़। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है। जिसकी आपने स्टडी की हो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। डे फर्स्ट को आप टाटा में देखिएगा, यहाँ पर AUM इतना नहीं था। ये जैसा कि 112 करोड़ उसमें देखा आपने, ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी AUM था, बट इसके रिपोर्ट्स अच्छे थे, इसके परफॉर्मेंस अच्छी थी, अनुमान अच्छे थे। इसके अंदर अभिषेक जी फंड मैनेजर हैं, तो एक बहुत अच्छा अनुमान था और वो सफल भी रहा। इसी प्रकार से हमारे जो अदर फंड्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सारे फंड तो शेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के अंदर आपको आगे फंड्स बताता रहूंगा। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको रिटायरमेंट फंड्स के बारे में बता देता हूं, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं पर्सनली भी आपको रिकमेंड करूंगा, बट आफ्टर टेकिंग द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर यू कैन सिलेक्ट द फंड एंड कीप इन योर पोर्टफोलियो, बट टेक द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले 3 फंड बताऊंगा जो कि रिटायरमेंट फंड है, और जो सबसे बेस्ट फंड है, आई मीन एक्चुअली 6 फंड है, बट मैं आपको 3 ही बताऊंगा। और 3 भी आपको वो बताऊंगा जो टॉप के फंड्स होंगे, जो आज की तारीख में मैं काफी समय से ट्रैक कर रहा हूं। जब से वो स्टार्ट हुए हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, कोई भी कमी नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन पर। तो तीसरे नंबर पर रहने वाला है
आपको दिखा देता हूँ। HDFC का रिटायरमेंट फंड, ओके, HDFC का रिटायरमेंट फंड्स अभी देख सकते हैं, इसके फर्स्ट ईयर के अंदर इसने 37% का रिटर्न दिया है, सेकेंड ईयर में 31%, 25%, 32% एंड 27% एंड सो ऑन। और ये फंड मेरा थर्ड नंबर पे रहेगा, इसको मैं थर्ड नंबर पे रखूंगा। सेकंड नंबर पे जो मेरा रिटायरमेंट फंड्स रहेगा वो रहेगा स्टेट बैंक SBI का रिटायरमेंट फंड। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लगा दिया है। और ये देख सकते हैं, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था 2021 में, और जो HDFC का था वो लॉन्च हुआ था 2016 में। SBI में चलते हैं वापस। पहले साल में 32% के रिटर्न है, 24%, तीसरे साल में 22%, फोर्थ ईयर एक्चुअली चल रहा है इसलिए जीरो दिखा रहा है, बट ओवरऑल आप देखिए यहाँ पर कि ये 10 रुपए से शुरू हुआ था और आज की तारीख में ये 21% पे है, यानी कि ये 3 सालों के अंदर इसने 2x रिटर्न दे दिया है, 2x रिटर्न दे दिया है, 2 गुना। नाउ अब हम थर्ड वन, जो कि इसको मैं पहले नंबर पे रखूंगा, वो रहेगा हमारा टाटा का रिटायरमेंट फंड। टाटा का रिटायरमेंट फंड, ओके, ये हमारा टॉप नंबर पे रहेगा। इसमें आप देखिए पहले नंबर पे पहले साल में 40%, सेकेंड ईयर में 27%, 18%, 4% एंड 5%। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें टॉप नंबर पे क्यों रखा है। सबसे पहली बात, ये जो फंड है ये भी 10 रुपए, ये 12 रुपए से शुरू हुआ था और आज की तारीख में ये 78 रुपीज पर है। तो आप परसेंटेज का अनुमान लगाइए कितना हो गया। हालांकि आप ये कहेंगे कि इसको 13 साल हो गए हैं, और सॉरी 10 साल हो गए हैं और 11वां साल चल रहा है। आई नो इसको हो गए हैं, बट इसकी जो रिलायबिलिटी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ग्रोथ की, बहुत अच्छी है। आप ट्रैक कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में परसेंटेज निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैंने टॉप 3 फंड्स बता दिए हैं आपको जो मेरी नजरों में है। पहले नंबर पे मैं टाटा को रखूंगा, एक मिनट हटा देता हूं। फर्स्ट नंबर पे टाटा रहेगा, सेकंड नंबर पे SBI रहेगा एंड थर्ड नंबर पे HDFC का रहेगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक बोनस फंड भी बताऊंगा। बोनस फंड में एक फंड में ऑलरेडी बता चुका हूं, SBI का कॉन्ट्रा फंड। इसमें आप SIP और लमसम दोनों कर सकते हैं। और जो सेकंड नंबर पे रहेगा वो रहेगा ICICI का डेट एंड इक्विटी फंड। मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दिखा भी देता हूं, ये हटा देते हैं। ICICI का डेट एंड इक्विटी फंड, ये देखिए इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। आप सारे साल चेक कर लीजिए, एक स्टेबिलिटी है इस फंड के अंदर। और मैं इसको पर्सनली बहुत सालों से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। पूरा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपका, जो आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैं आपको एक अच्छा पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करके दूं। पोर्टफोलियो डिजाइनिंग हमारी बहुत अच्छी रहती है, आज तक के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, शॉर्ट्स में अपने परसेंटेज कुछ दिखा रखे हैं और आप उन परसेंटेज को, शॉर्ट्स को भी देख लीजिएगा। तो वो मेरा पूरा पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी ये वीडियो लंबा बन सकता है, इसमें बहुत सारी डिटेलिंग अभी भी बाकी है, लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने परिवार में, दोस्तों को, फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक हो। चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता है किसको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। अगर कोई इंसान
5,000 रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कौन से SIP कर सकता है, मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले 1,000 रुपए स्मॉल कैप में रखिए, वो HDFC का ठीक रहेगा। उसके बाद में 1,000 रुपया SBI का लार्ज एंड मिड कैप में रखिए, वो अच्छा रहेगा। 1,000 रुपया आप SBI का कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1,000 रुपया टाटा का रिटायरमेंट प्लान में रख सकते हैं। और लास्ट का 1,000 रुपया HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में डाल सकते हैं। आप 6 मंथ्स ट्रैक करेंगे, आप खुद मुझे इस वीडियो में या किसी वीडियो में आप कमेंट करेंगे कि सर आपने इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट बताया है कि शायद मैं किसी FD से, किसी RD से, किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट से नहीं कमा सकता था। तो इसी प्रकार अगर आपको और भी इन्वेस्टमेंट और भी SIPs के रिलेटेड आपको चाहिए वीडियो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।